जय हिंद। ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फिजिक्स का थर्ड पेपर। आप सभी जानते हैं फिजिक्स के थर्ड पेपर के लिए सॉल्यूशन की मैंने बात की थी, तो सॉल्यूशन आपको सुबह मिल जाएंगे। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ बात समझने की कोशिश करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। सुबह होते ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो जब एक प्रकाश पुंज जिसकी आवर्ती प्रकाश जो पुंज है, जो रे है, उसकी जो आवर्ती फ्रीक्वेंसी है वो तो नीली होगी या पराबैंगनी क्षेत्र में है, और फिर धात्विक प्लेट पर गिरता है। तो जो प्लेट पर जब प्रकाश गिरता है जिसकी आवर्ती नीली और पराबैंगनी है, तो जब वो धात्विक प्लेट पर गिरता है तो धात्विक प्लेट से जो है काफ़ी ज़्यादा मंद गति के जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मंद गति के इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होते हैं। तो मंद गति के इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और धात्विक प्लेट अगर कोई बंद परिपथ में है तो उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। धात्विक प्लेट जो एक बंद परिपथ में है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवर्ती क्या होती है? यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती एक विशेष मान V0 से कम है तो प्रकाश में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। अगर गिरने वाले प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है वो V0 से कम है तो प्रकाश में जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो। इसे देहली आवर्ती कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश, गिरने वाला प्रकाश है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर V0 से कम है तो प्रकाश में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। जो V0 है या V0 इसे बोलते हैं आपकी देहली आवर्ती। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम हैं, आपको याद कर लेने हैं। लेनार्ड और मिलिकन दो वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम दिए। उन्होंने बताया कि किसी पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जो पृष्ठ है, धात्विक पृष्ठ, उससे जो निकटने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर बढ़ती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्रकाश के पृष्ठ पर गिरते हैं और गिरते ही उत्सर्जित होने लगते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी कम क्यों ना हो। तो ये तो होगी उसकी बात। अब आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है? के मैक्सिमम 1/2 mv की स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये आप समीकरण अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ये एक डेरिवेशन है, एक सवाल है जो कि एग्जाम में 7.5 मार्क्स में कभी कभी पूरा पूछ लेते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट ही प्रूव करने के बाद आपको ये लेकर आना है, सवाल आप कर सकते हैं। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। जब एक्स किरण पुंज का किसी पदार्थ द्वारा प्रकीर्णन होता है, जब एक वर्णी एक्स किरण पुंज का एक वर्ण के एक्स किरण पुंज का किसी पदार्थ द्वारा प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णित एक्स किरणों में न केवल प्राथमिक किरणों का विकिरण होता है बल्कि कुछ दीर्घ तरंगदैर्ध्य का भी विकिरण होता है। इसे अरूपांतरित विकिरण और रूपांतरित विकिरण कहते हैं। ठीक है। और कॉम्पटन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रूपांतरण विकिरण की संतोषजनक व्याख्या की। कॉम्पटन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रूपांतरण विकिरण की संतोषजनक व्याख्या की, और एक्स किरणों में रूपांतरण विकिरण भी पाया जाता है। इसे कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। निरोधी विभव की परिभाषा। यह प्रकाश विद्युत नलिका के एनोड पर लगाया जाता है। यह नेगेटिव विभव है। इसमें प्रकाश विद्युत धारा ठीक शून्य हो जाती है। ठीक है, इसमें प्रकाश विद्युत धारा ठीक शून्य हो जाती है, ये आपको याद रखना है। कृष्णिका किसे कहता है? कृष्णिका वह है जो अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है। वीन का विस्थापन नियम क्या है? ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, लैम्बडा m गुना टी इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है। ये वीन का विस्थापन नियम है। बोर की संगतक नियम। बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रेखाओं की तरंगदैर्ध्य की आवर्ती की सफलतापूर्वक व्याख्या तो कर सका। अब देखो, बोर का परमाणु मॉडल क्या हुआ? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की आवर्ती की सफलतापूर्वक तो व्याख्या कर सका, और प्रकृति और तीव्रता के विषय में कुछ नहीं बताया उसने।
वो क्या किया बोर ने जो किया, स्पेक्ट्रम और तरंग दैर्ध्य की तो व्याख्या कर दी उसने, तीव्रता के बारे में नहीं बताया उसने। तो चिरसम्मत सिद्धांत से जो है प्रकाश की तीव्रता की व्याख्या की गई। बोर ने नहीं कही प्रकाश की तीव्रता की व्याख्या, चिरसम्मत सिद्धांत से प्रकाश की तीव्रता की व्याख्या की गई। और दोनों परिस्थितियों में, बोर में और चिरसम्मत सिद्धांत में, तारतम्य स्थापित करने के लिए बोर ने एक संगतता का नियम प्रस्तुत किया। इसे परमाणु निकाय के क्वांटम संख्या के अधिक मानों के लिए क्वांटम सिद्धांत से उपलब्ध चिरसम्मत सिद्धांत के परिणाम इसमें मिल जाते हैं। बोर के क्वांटम का प्रतिबंध आप ध्यान रखिएगा, ये कर सकते हैं हम डी ब्रोगली वेव्स की संकल्पना से आपको करना है। 2πr = लैम्बडा एन, और लैम्बडा की वैल्यू ये h/mv होता है। तो r = n लैम्बडा 2πmv इसका आपका आ जाएगा आंसर। आयनन विभव से आप क्या समझते हैं? जब कभी इलेक्ट्रॉन उतनी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है कि परमाणु से पूर्णतः पलायन कर जाए, ये परमाणु है वो पूर्णतः इससे पलायन कर जाए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परमाणु आयनित हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। ठीक है, परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को परग्रहण कर अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं चुंबकीय विकिरण के रूप में वह ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, वापस लौट जाता है वो। आयनन विभव किसे कहते हैं? जब कोई आयनन विभव, इसकी दूसरी परिभाषा भी आयनन विभव और उत्तेजन विभव की, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो परमाणु को आयनन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, आयनन विभव। और न्यूनतम त्वरक विभव जो परमाणु को उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, उस उत्तेजन विभव कहते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत समझ लीजिए। 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक प्रतिपादन किया जिसमें उसने बताया कि किसी भी कण की स्थिति यानी कि डेल एक्स, संवेग यानी कि डेल पी एक्स, स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ यथार्थ रूप से मापना असंभव है। किसी भी कण की स्थिति और संवेग दोनों को यथार्थ रूप से मापना असंभव है। अगर एक को मापें तो दूसरे में अवश्य ही त्रुटि होगी। भारी हाइड्रोजन को आपको परिभाषित करना है तो 1932 में यूरे ने अवतल ग्रेटिंग द्वारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफ लिया। भारी हाइड्रोजन के लिए यूरे ने क्या किया? अवतल ग्रेटिंग द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफ लिया, और फोटोग्राफ में हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखा के समीप जो है एक फेंट रेखा भी उपस्थित थी। जो फोटो लिया, फोटो में उसने देखा कि लघु तरंग दैर्ध्य की एक फेंट रेखा उपस्थित थी। उसने इन तरंग दैर्ध्य के अंतर को मापा और हाइड्रोजन की किसी समस्थानिक के कारण इन्हें बताया। इसे भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कहते हैं। हाइड्रोजन कक्षाओं की ऋणात्मक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा जो होती है, नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा होती है नाभिक के आकर्षण के कारण। नाभिक के आकर्षण के कारण होती है क्या? ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है? वो होती है धनात्मक गतिज ऊर्जा, गति के कारण होती है। ठीक है, इसका मतलब है नेगेटिव ऊर्जा का मतलब है जो नाभिक को छोड़कर, नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में चक्कर लगाते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी के कारण ही यह प्रूव है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकता। अब श्रेणी सीमा समझ लीजिए। श्रेणी सीमा किसे कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं होती है। ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं कई सीरीज में होती हैं। अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है हाइड्रोजन परमाणु में, ये कई सीरीज में होती हैं। प्रत्येक श्रेणी की तीव्रता अंतराल छोटी तरंग दैर्ध्य के घटते जाते हैं, जिस पर से श्रेणी सीमा कहता है। पूरकता सिद्धांत क्या है? बोर ने डुअल नेचर के आधार पर एक पूरकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पदार्थ की तरंग और कण प्रकृति पूरक है, न कि विरोधी। ठीक है, तरंग और कण प्रकृति एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी। द्रव और मैटर तरंगे क्या है? पदार्थ की डुअल नेचर होती है। पदार्थ फोटोन दोनों के रूप में व्यवहार करता है। पदार्थ की द्वैत प्रकृति के अनुरूप 1924 में डी ब्रोगली ने परिकल्पना की कि पदार्थ में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि तरंगे संबंध होती हैं, इसे द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे डी ब्रोगली वेव्स कहा जाता है। और ये डी ब्रोगली वेव्स आपको इलेक्ट्रॉन की ज्ञात करनी है, ये आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन डी ब्रोगली वेव्स का। ये आपको मान याद करने हैं, HM0 का मान याद करना। याद करने के बाद आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ओके, कुछ 20 इंपॉर्टेंट और टाइप क्वेश्चन थे, ये आप कर लेना। ठीक है, बहुत कुछ थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। आप सॉल्यूशन वीडियो का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ एक टाइम दे दीजिए कुछ घंटों का। ओके, इतने आप शॉर्ट क्वेश्चन करिए। जय हिंद।